भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और एक राष्ट्र एक जन अभियान के संगठक, या यूं कहिए कि हनुमान, सुनील बंसल जी, बहुत लोकप्रिय, सर्वसुलभ, मृदुभाषी, पर पार्टी अनुशासन के प्रति बहुत कठोर, ऐसे हमारे प्रिय अध्यक्ष मदन राठौड़ जी। अब मैं किसका नाम लूं, क्योंकि यहाँ तो पार्टी के भी और शहर के भी अति विशिष्ट जन हैं। मैं सबको अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत यदि दुनिया में किसी चीज के लिए गर्व महसूस कर सकता है तो वह भारत का लोकतंत्र। पुराना है, मजबूत है और देश के जन जन के मन में बसता है। किंतु इस लोकतंत्र में चुनाव जो प्रक्रिया है वो लगातार संशोधन मांगती रहती है समय के साथ साथ। एक संशोधन हुआ, 18 वर्ष मताधिकार मिला, वोटर आईडी कार्ड बना, यानी लगातार चुनाव में संशोधन होते रहे हैं। अब तक के सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, ये विधेयक 129वें संविधान संशोधन के रूप में संसद में लंबित है। पर इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझना बहुत जरूरी है। संविधान जब हमारा बना और उसके बाद 1967 तक जितने भी चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा के एक साथ हुए, यानी वो सब चुनाव संविधान सम्मत थे। एक साथ चुनाव होना ये तो प्रारंभ से ही संविधान सम्मत रहा है। तो फिर ये आज का जो विकार देखने को मिल रहा है, ये कहां आया? मित्रों, 71 के बाद में जब अधिकारवादी, अधिनायकवादी प्रवृत्तियां कांग्रेस में आने लगी और जब असहिष्णुता इस हद तक बढ़ गई कि विरोध की सरकारें तो स्वीकार ही नहीं है और संविधान की धारा 356, जो बहुत पवित्र धारा है, जो ये कहती है कि यदि संवैधानिक मशीनरी या टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस परिस्थिति में ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग चालू हुआ। अयोध्या में एक ढांचा टूटा, 4 सरकारें बर्खास्त कर दी। ये 356 था क्या? भावना थी क्या? पर ये हुआ। और इस अधिकारवादी राजनीतिक मनोवृत्ति में लालच और लोभ जुड़ गया कि हमारी सरकार दूसरे की सरकार भंग करके आए तो लंबे समय के लिए आए, यानी मध्यावधि। एक अवधि होती है
लोकसभा विधानसभा की अवधि 5 साल की होती है, ये आज भी हमको सबको पता है। और मध्य अवधि का अर्थ क्या है? मध्यावधि और पूर्णावधि तो समानार्थक है नहीं। उपचुनाव होते हैं, शेष अवधि के लिए होते हैं, तो मध्यावधि भी शेष अवधि के लिए हो सकते हैं, होने चाहिए। किंतु जिस प्रकार की मनोवृत्ति कांग्रेस की सरकार ने दिखाई, तो मध्यावधि का अर्थ पूर्णावधि हो गया और बीच में जो चुनाव किसी भी कारण से हो रहे थे या 356 के दुरुपयोग के कारण हो रहे थे, वो 5 साल के हो गए। तो देश में एक ऐसी परिस्थिति का जन्म हुआ कि एक राज्य में तो आचार संहिता 300 दिन लगी रही साल में। अब अगर कहीं ना कहीं चुनाव होंगे, हर समय होते रहेंगे, तो आचार संहिताएं लगेंगी। आचार संहिताएं लगेंगी तो प्रशासन जो है वो विकास के कार्य नहीं कर सकता, जन कल्याण के कार्य नहीं कर सकता। लगातार चुनाव होने पर मतदाता सूचियों का हर समय संशोधन चलता रहता है। मास्टर ड्यूटी पे लगे रहते हैं तो शिक्षा का वो होता है। चुनाव का चंदा हर जगह मांगा जाता है। एक भ्रष्टाचार का एक नया आयाम बनता है। चंदा देना है तो टैक्स चोरी होगी, टैक्स चोरी होगी तो विकास दर घटेगी। तो अनेक प्रकार से देश में इस प्रकार के विकार बनने लगे। आज जो संविधान संशोधन विधेयक आया, इसकी पृष्ठभूमि आज की नई नहीं है और ना ही ये जल्दीबाजी में किया जा रहा। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने, 1999 में लॉ कमीशन ने और उसके बाद में 2024 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी एक हाई पावर कमेटी ने एक साथ चुनाव करने की अनुमोदन किया। अब ये जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी थी, इसने व्यापक स्तर पर सलाह मशवरा किया, हजारों लोगों से जानकारियां मांगी। 83% लोगों ने एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में इस हाई पावर कमेटी को प्रतिवेदन दिए। 47 दलों में से 32 दलों ने एक साथ चुनाव कराने के लिए हामी भरी। तो फिर ये आंदोलन क्यों? एनडीए के अपना बहुमत है, पर मैं तो एक विषय पर ध्यान आकर्षित करूंगा कि देश में अगर दबाव हो किसी अच्छे काम के लिए तो विपक्ष कैसे मुखबंदी कर सकता है। इसका उदाहरण महिला सशक्तिकरण बिल था। प्रारंभ में आरक्षण के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, किंतु देश के जनमानस का दबाव इतना था कि जब संसद में बिल आया तो केवल 2 ऑल इंडिया मुस्लिम ओवैसी और उनके साथी, इन 2 जनों का विरोध था। और राज्यसभा में तो कोई एक सांसद भी विरोध करने का साहस नहीं कर पाया। तो क्या ये स्थिति देश में हम एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि इस देश के विकास के लिए जरूरी है, इसके लिए नहीं बना सकते हैं? और इस कार्यक्रम का हेतु यही है कि हम जन जन तक जाएंगे और लोगों का एक दबाव बने पूरे देश में कि विरोध पक्ष के जितने भी लोग हैं जो अब तक भी किसी कारण से विरोध करते चले आ रहे हैं, वो विरोध करने का साहस ना करें। हम में से कितने लोग हैं जो 2047 में एक विकसित भारत देखना चाहते हैं? मेरे ख्याल से एक भी ऐसा नहीं है जो 2047 में विकसित भारत नहीं देखना चाहता। और विकसित भारत अगर होना है तो हमारी जीडीपी 8-8.5% से बढ़नी चाहिए। ये एक अनुमान है कि 8-8.5% से बढ़ेंगे तभी हम जाके 47 तक विकसित होंगे, अन्यथा हमको और 20-25-30 साल रुकना पड़ेगा।
ये जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है, इसने कहा है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो देश की जीडीपी 1.5% तक बढ़ सकती है। तो बताइए, ये भारत को विकसित बनाने के लिए आवश्यक है कि नहीं है? तो हम सब लोग क्या शपथ लेंगे कि हम विकसित भारत बनाने के लिए इसके हम राजदूत बनेंगे और जन जन तक इसको पहुंचाएंगे? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। तो अगर समृद्ध और विकसित भारत चाहिए तो एक राष्ट्र एक चुनाव, ये संविधान संशोधन का 129वां विधेयक ये पारित होना चाहिए। सर्वसम्मति से हो तो राष्ट्र का मान रहेगा। और इसलिए हम सब लोग आज भाजपा प्लस, भाजपा तो समर्थन में है, एनडीए भी समर्थन में है, लेकिन ये जो प्लस है, देश के जो लोग फेंस पर बैठे हैं, जो लोग जनरली मत प्रकट नहीं करते हैं, जो राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं रखते हैं, उनका एक दबाव, उनकी एक भावना। आप सड़क पर चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, जन भावना तो है, एक साथ चुनाव होना चाहिए। इस जनभावना के अनुरूप ये कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ अभी शुरुआत हुई है, ये आंदोलन खूब आगे बढ़ेगा और इस आंदोलन का मार्गदर्शक सुनील जी करेंगे ही, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हम सबके संरक्षक हैं वो इसको पूरा समर्थन करेंगे और भाजपा का समर्थन रहेगा, तो ये जन जन तक आंदोलन पहुंचेगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत। धन्यवाद सुनील जी।